everyone, welcome to BIHS College. Today I am going to discuss with you about the computer. तो कंप्यूटर की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है. अब कंप्यूटर में हम लोग क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं? सो दिस लेक्चर टुडे इज बेसिकली फॉर योर 12th class pass student, maths student, you know who are in dilemma. confusion है उन लोगों को कि मैथ्स में पास है, कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द कंप्यूटर्स. सो मैं आज के इस लेक्चर में ये बताऊंगी आपको कि कंप्यूटर साइंस क्या होती है और बेसिक ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ेंगे, सो दैट आप लोग अपने माइंडसेट को रेडी कर सके कि आप लोग भी बीएससी कंप्यूटर्स कर सकते हैं या फिर बीटेक है फ्रॉम दी आईआईटीज, अच्छे कॉलेज से अगर बीटेक करना चाहते हैं तो उनसे भी बीटेक कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. अगर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो सबसे पहले एजेंडा देख लेते हैं हम लोग कि हमारा आज का एजेंडा क्या है. तो आज का जो एजेंडा है हम लोगों का, हम लोग कवर अप करेंगे. सबसे पहले हम हिस्ट्री जानेंगे, कहाँ से आया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स क्या क्या हैं, जनरेशन्स, कंप्यूटर पहली जनरेशन में कैसा दिखता था, फिर क्या क्या चेंजेस हुए, बेसिक कंप्यूटर इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर की क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है वो क्या होती है, इनपुट यानी कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए, आउटपुट यानी बाहर दिखाने के लिए, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, अपना डेस्कटॉप जो होता है. सी आप अभी भी मेरी स्क्रीन को देख सक रहे हैं और इस स्क्रीन पे मैंने पीपीटी चला रखी है, तो ये पीपीटी मेरे डेस्कटॉप पे चल रही है. तो ये डेस्कटॉप क्या होता है, कैसा दिखता है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे उपयोग में आता है ना. दूसरा, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किस तरह का बना हुआ है और कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं. तो ये पूरा हमारा आज का एजेंडा रहेगा. देन अब कहाँ से आई, हिस्ट्री की बात आती है तो हिस्ट्री कहाँ से आई थी. तो चार्ल्स बेबेज थे, इंग्लिश प्रोफेसर, ही वॉज अ मैथमेटिशियन. बेसिकली वो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, और उन्होंने क्या करा था, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था एनालिटिकल मशीन बनाई थी उन्होंने, है ना. तो वो मशीन इस तरह का कुछ था, है ना, और उसमें हम लोग इस तरह से काउंटिंग कर सकते थे, जैसे 1 2 इस तरह का बीट्स था. तो उन्होंने एक एनालिटिकल मशीन बनाई, वो एनालिटिकल मशीन अर्थमेटिक अंकगणित कर सकता था. फिर उसके बाद उन्होंने उसको और फर्दर डेवलप करा, जिसमें वो उस पर है ना नियंत्रण कार्यक्रम जो कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं वो, और वो स्वचालित प्रिंट आउट देता था. अभी क्या होता है, आज की तारीख में आप लोग सब लोग मोबाइल्स यूज करते हैं, जो आपको डिस्प्ले दिखता है वो मोबाइल पे दिखता है. पर पहले क्या होता था कि वो डिस्प्ले मोबाइल पे दिखने की जगह पे उसका हैंड रिटन प्रिंट आउट्स आते थे. ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने चार्ल्स बेबेज ने करी और यहाँ से क्या हुआ, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ. अब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में कि कंप्यूटर क्या होता है. सो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. अब इसको इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला गया, क्यों, क्योंकि ये लाइट से चलता है, लाइट के बिना नहीं चलेगा. जिसमें क्या होता है, इनपुट को एक्सेप्ट करता है, मतलब कुछ डेटा हम लोग देते हैं वो एक्सेप्ट करेगा, उस डेटा को उसको प्रोसेस करेगा और फिर उसमें उसको हम लोग उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर सकते हैं. जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, लेट्स से मैंने है ना एक नोटपैड विंडो खोला, है ना. इस नोटपैड विंडो खोलने के बाद मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, सेव करना चाहती हूँ. तो मैं इसको सेव एज करके और लेट्स से सेव करती हूँ मैं BIHS कॉलेज कंप्यूटर के एग्जाम्पल से मैं इसको सेव कर रही हूँ ऑन डेस्कटॉप. तो मैं इसको मेरे डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, ठीक है. और लेट्स से मैं इसको मेरे डॉक्यूमेंट्स में सेव करती हूँ, ठीक है. तो मैंने इसको मेरे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव कर दिया इस तरह से. तो ये क्या हुआ, मैं इसको क्या कर रही हूँ, मेरी हार्ड ड्राइव के अंदर सेव कर रही हूँ. तो इस तरह का जो चीज़ रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज एंड रिट्रीवल का प्रोसेस बोलते हैं. सो सी ये मेरा, आपको मेरी विंडो पे जूम दिख पा रहा है, आपको मेरी विंडो पे तो वेरियस वेराइटीज ऑफ चीज़ें मेरी विंडो पे दिख रही हैं, है ना. तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट को स्वीकृत करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और भंडारण दैट इज योर स्टोरेज डिवाइस में इसको क्या करता है, ये स्टोर करता है. यू कैन यूज़ कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल. से अगर मैं इसको मेरे नेटवर्क को चालू कर दूंगी, ये मेरा पीपीटी प्रेजेंटेशन है, ये मेरी फोल्डर्स हैं यहाँ पे, है ना. तो इस तरह से आप इसमें ईमेल भेज सकते हो. मेरा नेट चालू है, यू कैन सी जूम जो चल रही है, ये मीटिंग है मेरी, ये मेरी नेट से चल रही है, तो मेरा नेट चालू है इसमें. तो आपके पीपीटी, आपकी वेराइटीज ऑफ चीज़ें आप कंप्यूटर पे चला सकते हो,
है ना। आप गेम्स खेल सकते हो, अभी हम लोग इस पे आजकल पबजी वगैरह इट्स ऑल सब लोग खेलते रहते हैं, तो हम लोग इस तरह के गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट आती है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है डेटा, क्या होता है डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। डेटा कैन बी प्रोसेस टू क्रिएट अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, है ना। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेटा कैसे प्रोसेस हो सकता है टू क्रिएट ए यूजफुल इंफॉर्मेशन। लेट्स से इधर दे रखा एग्जाम्पल, अगर आप पीपीटी पे भी देखोगे तो हमने लिख रखा है 50। अब कंप्यूटर को मैंने क्या दे दिया, 50 दे दिया। जब मैं कंप्यूटर को 50 दे देती हूँ, कंप्यूटर उस 50 को समझ नहीं पाएगा। दिस इज अ रॉ डेटा, ये डेटा है जिसको कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा है। मैं चाहती हूँ कि कंप्यूटर इसको समझे, तो कंप्यूटर कब समझेगा। लेट्स से मैंने इसमें कुछ इस तरह से लिख दिया कि 50 क्या है, रुपीज है ना, यानी रुपीज करेंसी है, INR इंडियन करेंसी है। रुपीज कंप्यूटर समझ गया कि 50 क्या है, रुपीज है, ये उसके पास जानकारी हो गई। मैंने लिख दिया 50 kg, कंप्यूटर समझ गया कि ये किसी का वेट है। लेट्स से मैंने लिख दिया 50 यूनिट्स, यूनिट्स यानी कि कुछ नंबर में है, तो 50 क्या है, यूनिट्स है। तो जब भी हम डेटा सप्लाई करते हैं, वो डेटा हम कंप्यूटर में सप्लाई करते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो एक जानकारी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको इधर बताती हूँ, लेट्स से पीपीटी पे देखिए आप लोग, इधर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल रही हूँ। इधर मैंने है ना डेटा सबमिट करा 4, दूसरा डेटा सबमिट करा प्लस और उसके बाद 2, देन इक्वल टू सबमिट करके कंप्यूटर ने मुझे जानकारी दी कि इन दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, 6 है। तो इस तरह की जो भी जानकारी कंप्यूटर देता है उसको हम लोग बोलते हैं जानकारी बोलेंगे। आया समझ में। नेक्स्ट टू इट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, क्यों कंप्यूटर इतना इम्पॉर्टेंट है। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट आती है वो होती है स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो लाइट के क्लोज है, मतलब कंप्यूटर बहुत गतिपूर्वक है। कोई भी कैलकुलेशन ले लो आप, छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी ले लोगे तो कंप्यूटर उसको स्पीडली कर सकता है। स्पॉन्टेनियस कंप्यूटर, बहुत ऑटोमेटिक है, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के वो जवाब देता है। मैं यहाँ पे ये अंडरलाइन कर रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, राइट, माउस को हिला रही हूँ, पर ये अंडरलाइन कैसे हो रही है मैं नहीं जानती, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर लिया और मैंने यहाँ पे लिखा ऑटोमेटिक। सो मैं केवल कीबोर्ड पे टाइप कर रही हूँ, पर कैसे टाइप हो रहा है, कंप्यूटर इज डूइंग इट ऑटोमेटिकली। मैं उसको फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं केवल कमांड दे रही हूँ। तो ह्यूमन केवल कमांड्स देते हैं और उन कमांड्स को कंप्यूटर क्या करता है, फॉलो करता है। कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज हो सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि इंटरनल आंतरिक जो होते हैं, एक्सटर्नल बाहरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह के स्टोरेज होते हैं। कंप्यूटर के पास ह्यूमन की तरह फीलिंग नहीं होती है, और अगर कंप्यूटर में फीलिंग्स आ जाएंगी तो वो चीज़ों को बर्बाद कर देगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने है ना रोबोट मूवी देखी होगी, राइट। चिट्टी के पास जैसे ही फीलिंग्स आ गई उसने सब चीज़ें खराब कर दी थी, राइट। कंसिस्टेंसी एक जैसी होती है और कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि सुबह से लेकर रात तक आपको काम ही काम करना है, तो आप एक मोमेंट के बाद थक जाएंगे। कंप्यूटर में इस तरह का कोई थकान नहीं होती है। कंप्यूटर को आप सुबह से लेकर रात तक चलाओ, वो काम करता रहेगा। तो ये कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के, जिसके कारण हम लोग कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। आप कहीं पे भी देख लो, आज की तारीख में एजुकेशन सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, हर जगह कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट होते हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला होता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर में अगर मैं बात करूँ ना, तो कंप्यूटर की 2 चीज़ें आती हैं सामने। कंप्यूटर में 2 चीज़ें क्या सामने आती हैं, पहला होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर, है ना। अब आप पूछ सकते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर तो वो वाली चीजें होती है जिनको हम लोग टच कर सकते हैं। हम लोग जनरेशन पढ़ने के बाद हार्डवेयर को और डिटेल में देखेंगे। तो हार्डवेयर वो होता है जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर वो होता है जिनको हम लोग केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते।
हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस इज अ पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, हम लोगों को बाय बिल्ड भगवान ने दे रखा है वो चीज़, तो हम उसको केवल फील कर सकते हैं, पर हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, माई फिंगर्स यू कैन टच, राइट। तो ये जो चीज़ होती है वो होता है हार्डवेयर। तो ऐसे कंप्यूटर में भी हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं। हम लोग एक बार जनरेशन पढ़ने के बाद इस पर डिटेलिंग करते हैं। तो पहले हम लोग जनरेशन डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर का जो इजाद हुआ वो कितनी जनरेशन है। तो सबसे पहले कंप्यूटर के इजाद में 5 जनरेशन हैं। पहली जो जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन थी 1946 से, दिस इज रॉन्ग, 64 एक्चुअली, इट्स नॉट 54, 64, देन सॉरी इट्स 54 ओनली, 1955 से 65, देन 1968 से 75, 1976 से 1980, 1980 से आज की तारीख में 5th जनरेशन चल रही है। अब इन जनरेशन में क्या प्रॉब्लम थी और क्यों सेकेंड जनरेशन आई? फर्स्ट जनरेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, इशू था, दैट्स वाई सेकेंड जनरेशन आई। अब वो क्या इशू था? फर्स्ट जनरेशन में हमेशा वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। अब वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े बड़े होते थे, वो एक कमरे की साइज के होते थे। अब कोई भी चीज़ बड़ी होगी, लेट्स से मोटा आदमी है तो मोटा आदमी जल्दी थक जाता है, तो सेम थिंग वैक्यूम ट्यूब्स भी इतने बड़े होते थे कि वो एग्जॉस्ट जल्दी हो जाते थे, थकान जल्दी लग जाती थी और कंप्यूटर में हीटअप की प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम के कारण सेकेंड जनरेशन आई थी। दूसरा जो था, इसमें जो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है वो यूनिएक और इनिएक एग्जाम्पल है, और इसमें इनपुट में पंच कार्ड होता था और आउटपुट में प्रिंट आउट्स आते थे, जैसे हमने जो एनालिटिकल मशीन में हिस्ट्री में देखा। देन सेकेंड जनरेशन जब आई तो इसमें इस वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया और ट्रांजिस्टर आए। तो क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में जब वैक्यूम ट्यूब्स होते थे तो वो इस तरह के बड़े बड़े कमरों में होते थे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही मतलब बहुत बड़ा होता था, वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े साइज के होते थे, तो जो कंप्यूटर होते थे वो लार्ज एक रूम के जितने कंप्यूटर होते थे, आप देख सकते हैं इमेज में। और उससे छोटे ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते हैं, तो ट्रांजिस्टर्स के कंप्यूटर इस तरह से सेकेंड जनरेशन में आप देख सकते हैं उस तरह से बनने लगे थे। पर इसमें भी जो इनपुट डिवाइस था वो पंच कार्ड ही हुआ करता था, है ना। देन थर्ड जनरेशन आई जिसमें और छोटा करने के लिए कंप्यूटर्स में आईसीज लगने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट, आपने फिजिक्स में अपने पढ़ा होगा। और इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड आ गया। मतलब पहले क्या था कि है ना आपके पास पंच कार्ड होते थे, पर अब इनपुट के लिए कीबोर्ड आ गया है। तो कीबोर्ड कैसा दिखता है? इस तरह से एक इनपुट डिवाइस है जो कीबोर्ड है, अब इसको यूज़ करते हैं हम लोग पंच कार्ड के लिए, कीबोर्ड आया है ना। सो आगे बढ़ते हैं, फिर कीबोर्ड के बारे में डिटेलिंग देखेंगे। देन हमारे पास फोर्थ जनरेशन आई। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, इन लोगों को और छोटे कंप्यूटर्स जैसे लैपटॉप्स वगैरह है। पहले लैपटॉप्स बड़े बड़े आते थे, हैवी आते थे, और अब तो सीपीयू भी पहले बहुत बड़े बड़े आते थे, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब क्या हो गया, सीपीयू और ये सब चीज़ें बहुत श्रिंक होती जाती, पतले से सीपीयू आने लग गए। तो क्यों? क्योंकि इनका जो इंटरनल अंदर जिससे ये बनते हैं वही चीज़ क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। अब क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन से VLSIC आ गया, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम भी बोलते हैं। और फिफ्थ जनरेशन जो है वो अभी तक भी चल रही है, पर अभी अगर मैं बात करूँ तो मेजरली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन। एक तो हम लोग फोर्थ जनरेशन पे ना हमारे कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन इज़ रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे मोबाइल्स वगैरह में आया तो है पर एक हद तक ही आया है। हर मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं बन पा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कंप्यूटर खुद अपने आप समझ जाए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो आप लोग सब लोग फेसबुक को यूज करते हो, है ना। फेसबुक पे आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स को टैग करते हो, फोटो खींचते हो, फोटो लगाते हो, फ्रेंड्स को टैग करते हो। अगली बार जब आप नेक्स्ट फोटो अपलोड करते हो और अपलोड करने के टाइम पे फोटो आप अगर वही फ्रेंड के साथ अपलोड करते हो तो फेसबुक आपको ऑप्शन देता है फ्रेंड को टैग करने का, है ना। तो वो जो फॉर टैगिंग योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड को फेसबुक ऑप्शन देता है कि किस तरह से टैग कर सकते हैं। तो वो जो ऑप्शन देता है वो एक छोटा सा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग। मतलब फेसबुक क्या है, एक मशीन है जिसने लर्न कर लिया, हमसे सीखा उसने।
तो इस तरह से भी कुछ चीज़ें आ रही हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 5th जनरेशन में आती हैं। तो 3rd जनरेशन के कंप्यूटर्स देखो इस तरह से दिखने लगे। 4th जनरेशन के कंप्यूटर और छोटे हो गए, देखो इसमें ये नीचे वाला CPU इसमें इतना मोटा, और इसमें ये देखो CPU किस तरह से पतला सा CPU है। ये देखो मॉनिटर स्क्रीन आप देख सकते हैं बिल्कुल थिन हो गई है, और इसमें थिक CRT स्क्रीन के कारण, और इसका कंपेयर आप अपनी टीवी से भी कर सकते हैं। पहले हमारे घर में बड़ी बड़ी टीवीज होती थी, क्योंकि उनके अंदर CRT ट्यूब्स लगती थी, है ना। पर अब LCDs वगैरह के आने के कारण हमारी टीवी स्क्रीन क्या हो गई है, छोटी हो गई है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले बेसिक इक्विपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के बेसिक इक्विपमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आप PPT पे देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको दिखाती जाती हूँ। देखिए सबसे पहला जो कंप्यूटर का बेसिक इक्विपमेंट है दैट इज योर मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, मेरी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। इसकी स्क्रीन पे चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, राइट। देन मेरे पास जो है वो होता है हमारा दिस वन कीबोर्ड, राइट। कीबोर्ड इज अगेन, कीबोर्ड में क्या होता है, इट्स अ क्वार्टी कीबोर्ड। आप देखिए क्वार्टी कीबोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी स्टार्टिंग होती है अल्फ़ाबेट्स की, हम हमेशा से बचपन से अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं ABCDEFGH, राइट। बट इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है Q से, सो इट्स अ क्वार्टी कीबोर्ड, QWERTY, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्वार्टी कीबोर्ड, राइट। देन कीबोर्ड के बाद हमारा जो बेसिक है वो होता है माउस। माउस सी दिस वन, ये माउस है, इसमें ये है ना राइट बटन है, ये लेफ्ट बटन है, स्क्रॉल के लिए होता है, तो माउस है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट वन दैट इज योर CPU। CPU इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप उस PPT पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये इसका पावर बटन है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये USB केबल्स है, ये ऑडियो वीडियो के जैक हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग DVD और फ्लॉपी लगाते थे इस जगह पे पहले, अब फ्लॉपी नहीं चलती है, राइट। तो ये एक तरह का CPU है, इसका अपन इंटरनल स्टोरेज है, ये इसका बैक फैन है फॉर द कूलिंग पर्पस। अदरवाइज अगर ये फैन नहीं होगा तो ये हीट अप होएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको PPT में और डिटेल में समझाती हूँ कि CPU में क्या क्या होते हैं पॉइंट्स, राइट। सो अगर मैं CPU देखूंगी तो आप देखिए यहाँ पे एक पावर बटन है, ठीक है। CPU इज अ हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंसोल जो होता है वो कंप्यूटर का हार्ट होता है। अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर चालू ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बसेस जो होती है, बसेस इज नॉट जो आप ट्रैवल करते हो, सी आप बस में ट्रैवल करते हो, वैसे ही कंप्यूटर में डेटा को पहुंचाने के लिए CPU के अंदर बस होती है, ठीक है। वो बस नहीं होती, वो केवल एक केबल होता है, इस तरह का एक केबल होता है मोटा सा, उसका नाम बस दे रखा है, ठीक है। तो एक पावर बटन होता है। देन ये देखो DVD का स्लॉट होता है जो अभी हमने बताया, माइक्रोफोन और उसका स्लॉट होता है, हेडफोन का स्लॉट होता है, राइट। USB पोर्ट्स होते हैं, ये सब हमने देखे। तो ये CPU होता है इस तरह का, ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है CPU का। डन। अंदर में इसमें बसेस वगैरह कई चीजें होती हैं। देन इसके बाद आता है, हमने पढ़ा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड ही एक नहीं है, क्या होती है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब मैं बता रही थी तो मैंने बोला था कंप्यूटर के दो हिस्से होते हैं, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। इफ़ यू कैन सी, आप देखिए यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिनको हम टच कर सकते हैं। तो अभी हमने जितनी भी चीज़ें बताई, लाइक ये कीबोर्ड, मॉनिटर एंड एवरीथिंग आई कैन टच, मैंने इसको उठा रखा है, राइट। पर ये जो CPU होता है, CPU के अंदर सॉफ्टवेयर डलता है जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते। अब हार्डवेयर में क्या होते हैं, दो प्रकार के हार्डवेयर होते हैं हमारे पास। पहला जो होती है वो होती है इनपुट डिवाइसेस, और दूसरी जो होती है वो होती है आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो होती है जिसमें हमको इनपुट दिखता है, आउटपुट डिवाइसेस वो होती है जो हम लोगों को आउटपुट शो करती हैं, बाहर का जो भी हम लोगों को दिखाना है प्रोसेस करने के बाद। लेट्स से मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे को आपको क्या दिखाना है, PPT दिखानी है जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है। तो आप कहाँ पे देख रहे हो, मॉनिटर पे देख रहे हो। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, पर मैंने जब वो PPT बनाई तो मैंने कीबोर्ड से डेटा को टाइप करा है। तो कीबोर्ड क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कंप्यूटर के अंदर फीड करा है कीबोर्ड के जरिए। तो वी हैव अ कीबोर्ड इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस जो हार्डवेयर के अंदर आती है। इसके अलावा जो हार्डवेयर में आता है वो आता है मेमोरी का हिस्सा, जो हम लोग पढ़ेंगे रैम रोम के रूप में, जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग इनपुट डिवाइस से शुरू करते हैं। सो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है। सो हमारे पास पहला जो इनपुट डिवाइस है वो आप देख सकते हैं कीबोर्ड है।
देन दूसरा जो होता है पॉइंटिंग डिवाइस इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते हैं, है ना। अब पॉइंटिंग डिवाइस में क्या आ रहा है, माउस आता है, देन ट्रैक बॉल आता है। माउस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। पहले के ज़माने में रबर बॉल नीचे जो होती है ना, अभी मैं आपको फिर से बताते, देखिए अभी आप ये एरिया देख सकते हैं, इसमें ये लाइट दिख रही है। तो अभी जो होती है वो पहले के ज़माने में इस लाइट की जगह पे रबर हुआ करता था, तो वो चीज़ कहलाती थी मैकेनिकल माउस। अभी क्या हो गया, इधर इस तरह का सेंसर हो गया है। पहले उस रबर से मूवमेंट होता था, अभी सेंसर के कारण मूवमेंट होता है और इसलिए वो चीज़ क्या कहलाने लग गई, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ऑप्टिकल माउस है ये एक तरह का जो लाइट पे चल रहा है। और हमने पढ़ा है, मैं फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, लाइट जो होती है उसमें ऑप्टिक्स आता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होती है वो आपने अपने वीडियो गेम्स वगैरह में देखा होगा या मोबाइल में देखा होगा। आपकी कार जो होती है, कार में वो जो गियर बदलते हैं, सॉर्ट ऑफ जॉयस्टिक उसी तरह की होती है। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो, हर डायरेक्शन में मूव करता है ना। तो जॉयस्टिक दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जो 360 डिग्री पे मूव करे, दैट इज 360 कौन सा होता है, आपने पढ़ा है आपकी मैथमेटिक्स में, जो चारों डायरेक्शन में मूव कर पाए, दैट इज योर 360 डिग्री, राइट। और एक होती है जिनमें लिमिटेशन होती है, या तो वो अप डाउन ही मूव कर सकता है या राइट लेफ्ट। जो आपके पहले नोकिया के मोबाइल्स आते थे उसमें आप देखते थे वो सेंटर में एक बटन होता था इस तरह का, है ना। वो 360 रोटेट नहीं कर सकता था, या तो वो ऊपर कर सकता था या नीचे लेते थे या फिर साइड में इस तरह से करते थे। तो वो एक तरह का क्या है, डिजिटल कंट्रोल है, ठीक है। देन आपका आता है लाइट पेन। लाइट पेन आपका जो होता है वो एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है। देन आते टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपका एटीएम पे है, आपका मोबाइल जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें टच स्क्रीन है। टच पैड जो आपका आईपैड यूज करते हो वो टच पैड, ये मेरा माउस है, लैपटॉप पे जो माउस होता है वो इनबिल्ट बना रहता है, तो वो चीज़ टच पैड के अंदर आती है। माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन अभी जैसे आप देख सक रहे हो जब मैं बोल रही हूँ, तो मैं जब बोल रही हूँ तो ये मेरा है ना माइक इधर है, तो दैट इज व्हाट, यहाँ से सुनाई दे रहा है। तो ये एक तरह का माइक्रोफोन है। तो ये इनपुट ले रहा है, क्या मेरी वॉइस को ये क्या ले रहा है, इनपुट ले रहा है, और वो चीज़ आपको सुनाई दे रही है। तो आपके एंड पे वो चीज़ क्या आ रही है, आउटपुट के रूप में आ रही है। जो आप किससे सुन रहे हो, आपके माइक्रोफोन से आपने जब लगा रखा होगा हेडफोन्स, तो उससे आप ऑडियो को सुन रहे हो, है ना। नेक्स्ट है आपका ग्राफिक डिजिटाइजर जो होता है, वो आपके जो आईपैड्स होते हैं वो होते हैं। देन ऑप्टिकल स्कैनर, आपने देखा होगा जब हम लोग शॉप्स पे जाते हैं तो आपका बार कोड रीडर होता है, जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती है वो बार कोड को रीड करके और फिर पैसा कैलकुलेट करती हैं। या फिर आप जब एग्जाम देते हो तो आप OMR शीट भरते हो इस तरह की, तो ये OMR शीट जो होती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, उनको भी रीड करने के लिए होता है। देन MICR जो इंक पहचानता है, ठीक है। तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है। अब बारकोड रीडर में आपको एग्जांपल देती हूँ। बारकोड रीडर आप देख सकते हो, इस मार्कर पे भी इस तरह की ये चीज लाइंस बनी हुई हैं। सो इस लाइन को जो रीड करता है वो होता है बारकोड रीडर। आप जब अपने एग्जाम्स फाइट करते हो, कोई से भी JEE का एग्जाम या नीट का एग्जाम हो, तो उसमें आप है ना इस तरह की एक शीट भरते हो जिसमें ऐसे आपको गोले फिल करने पड़ते हैं, है ना। तो ये जो गोले फिल करते हो वो चीज़ जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, बारकोड रीडर कहलाता है, ठीक है। देन तो ये चीज़ आपकी ये बारकोड रीडर OMR शीट, दैट इज ऑप्टिकल मार्कअप जो होती है वो शीट कहलाती है। ये इसको रीड करता रहता है, तो मार्क्स को रिकॉग्नाइजेशन देता है। देन नेक्स्ट इसके बाद है स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता है, नीचे आपके पेन पे ही एक रबर होता है और उससे आप अपनी टच स्क्रीन पे चला सकते हो, तो वो एक तरह का स्टाइलस होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है। माउस में पॉइंटिंग डिवाइस होती है, आप देखिए यहाँ पे राइट क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक होता है, डबल क्लिक कर सकते हो आप माउस को। तो लेफ्ट क्लिक करते हो तो क्या होता है, लेफ्ट क्लिक आपके मतलब कहीं पे भी, जैसे ये मैं माउस है इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, स्क्रॉल करना,
ठीक है। मैं इधर है ना कोई भी चीज को क्लिक एंड ड्रैग कर रही हूँ, लेट से मैंने इसको मूव करा, ये मैं इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग कर रही हूँ। लेफ्ट क्लिक करूंगी, ये मैंने है ना लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ, कोई भी चीज को सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक कर सकती हूँ। ये देखिए आप लेफ्ट क्लिक करने पे पॉइंट चेंज हो गया। राइट क्लिक कर रही हूँ तो राइट क्लिक करते इस तरह से आ रही है जो चीजें, ठीक है। तो राइट क्लिक आपको पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू देता है, क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो आप कोई भी चीज को सेलेक्ट मल्टीपल टाइम्स करने के लिए, ठीक है। डबल क्लिक कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे हम लोग एक देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये इसको मैं सेलेक्ट करके ड्रैग कर रही हूँ, डन। ये मैं इसको डबल क्लिक करूंगी तो ये ओपन हो रहा है, ऑलरेडी ओपन है, दैट्स व्हाई वो वही चीज ओपन हुई। देन कीबोर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया कीबोर्ड इज अ क्वार्टी कीबोर्ड, क्वार्टी होता है। तो यहाँ पे एक चीज है, ये ओ नहीं है, ये क्यू होना चाहिए, सो इट्स अ क्वार्टी कीबोर्ड, ओके। तो क्वार्टी उसके फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स, ये हमने रीडिंग मार लिया, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास कीबोर्ड जो है इन डिटेल। अब कीबोर्ड में क्या होती है, कौन सी कीज होती है, तो कीबोर्ड में टैब की होती है जो इंडेंट देती है पैराग्राफ को, कैप्स लॉक होता है, आप कैपिटल में लिख सकते हो, है ना। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ है ना सेलेक्ट करनी है तो आप शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कैप्स ऑफ है और आपको कोई चीज़ कैपिटल में लिखनी है तो आप है ना शिफ्ट के साथ अगर उस लेटर को दबाओगे तो वो कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। लेट से मैं अभी ये टेक्स्ट विंडो लिया मैंने, तो मैंने यहाँ पे है ना ए लिखा, ये स्मॉल में आ रहा है, मेरा कैप्स ऑफ है, पर मैंने यहाँ पे अगर शिफ्ट के साथ ए लिखा तो ये कैपिटल में आने लग गया। तो शिफ्ट का क्या होता है, कैपिटलाइज करता है कैरेक्टर्स को। एक विंडो की होती है, विंडो की को मैं जैसे ही दबा रही हूँ, आप देखिए मैं अभी विंडो की दबा रही हूँ तो मेरा जो विंडो मेन्यू है वो खुल जाएगा, ये मेरे विंडो का मेन्यू है, ये खुल गया है, ठीक है। तो इस तरह की है ना हमारे पास कीबोर्ड पे कीज होती हैं। देन बैक स्पेस होता है, डिलीट होता है, होम होता है, एंड होता है। अब इन लोगों इनके क्या काम है, बैक स्पेस, डिलीट, होम और इनके। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ भी चीज़ टाइप करा, दिस इज कंप्यूटर, राइट। मैं जब इस पे बैक स्पेस दबाऊंगी तो ये पीछे की साइड से डिलीट करेगा, पर अगर मैं मतलब डिलीट दबाऊंगी तो डिलीट मेरे को अगर यहाँ पे टी के आगे मेरा कर्सर और मैंने डिलीट कराया तो ये पीछे की वैल्यू को डिलीट करता है। अगर मैं होम दबाऊंगी तो मेरी लाइन के फ्रंट में मेरा कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। अगर मैं एंड दबाऊंगी तो मेरी लाइन के एंड में मेरा कर्सर ब्लिंक करने लग गया। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से है ना आप लोग इसको कर सकते हैं, मतलब दिस इज व्हाट कीबोर्ड इज ऑल अबाउट, है ना। अब उसके बाद आती है आपकी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, टर्मिनल, मॉनिटर और मॉनिटर एक ही चीज़ है। अब पहले क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, उसको बोलते थे मोनोक्रोम, और आजकल कलर आउटपुट डिवाइस आने लग गई है, राइट। कलर आप देख सकते होगे आपके इसमें है ना, आपकी टीवी भी देखते हो तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स नहीं दिखती हैं, आपको कलर्ड पिक्चर्स दिखती हैं, राइट। देन अब कलर आने लग गई है तो किसके कारण है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, उसका कोई स्क्रीन का रिजोल्यूशन होता है ना। अब रिजोल्यूशन क्या होता है, ये मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है तो उसमें क्या इस तरह के पिक्सल्स हैं, कभी भी कोई चीज़ दिखती है तो ये पिक्सल है ना। तो स्क्रीन रिजोल्यूशन में क्या होती है, डिग्री ऑफ शार्पनेस, कितनी अच्छे से क्वालिटी है उसकी, वो किसके कारण हो पाती है, इन पिक्सल्स के कारण हो पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें जो आगे की चीज़ आती है, हमेशा पिक्सल्स को हम लोग करते हैं इनटू से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटू बी से, राइट। तो जो आगे का होता है वो बताता है नंबर ऑफ डॉट्स, और जो पीछे की होती है वो होती है नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस का ये पूरा स्क्रीन है, ठीक है। देन आपका डिस्प्ले, पहले जो डिस्प्ले होता था वो बड़ी बड़ी टीवीज जो मैंने बोला वो CRT होता था, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले होता था। अभी जो होता है वो होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में क्या आता है, आपके LCDs आ गई हैं, EL आ गई है, गैस प्लाज्मा आ गई हैं, है ना। तो वो जो पतली पतली टीवी इस तरह का है, हम लोग उसका मोर डिटेल में नहीं जा रहे हैं। देन इसके बाद आता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर इज फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए जो भी मैंने ये, अब मेरे को ये इमेज है, इसको मेरे को प्रिंट करना है तो मैं इसको प्रिंट भी कर सकती हूँ, राइट। तो वो प्रिंट जो होगा उसके लिए मुझे प्रिंटर पे अटैच करवाना पड़ेगा, और जो प्रिंटर होता है वो किस पे काम करता है, डॉट पर इंच में, मतलब वो जो पेज का प्रिंट होता है वो DPI या फिर PPI, पिक्सल पर इंच के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। अब प्रिंटर जो होते हैं, आप प्रिंटर की टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, या तो प्रिंटर जो होता है वो प्रिंटिंग पे डिपेंड करेगा, या फिर हैमर पे, या फिर आपका कैरेक्टर्स किस तरह से वो प्रिंट हो रहा है। तो अगर प्रिंटिंग होती है तो प्रिंटिंग हो सकती है आपकी सीरियल, लाइन और पेज।
जो सीरियल प्रिंटिंग होती है, इट्स SERIAL, इट्स अ टाइप मिस्टेक। सो जो सीरियल प्रिंटिंग होती है वो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करती है, लाइन प्रिंटिंग पूरी पूरी लाइन को प्रिंट करती है, और पेज प्रिंटिंग पूरा पेज एक साथ प्रिंट होता है। तो ये वाली प्रिंटिंग जो होती है बेस्ट क्वालिटी एज वेल एज फास्टेस्ट प्रिंटिंग के अंदर आती है ये वाली, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटिंग होता है कि हैमर इज नॉट हथौड़, एक्चुअल में क्या होता है उस पर एम्बॉस करना। कभी भी पेज पे जब हम लिखते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे ना लिख रही हूँ बोर्ड पे, तो मैं गड़ा गड़ा के, तो उस तरह का एम्बॉसिंग का जो होता है, लिखने का जो तरीका होता है उस तरह का, तो उसमें हैमर आता है प्रिंटर के अंदर। तो क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटिंग वो होती है जिसमें हैमर हिट होता है, और नॉन इम्पैक्ट जिसमें हैमर नहीं होता है। तो नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, अगर हैमर नहीं होता है तो नॉन इम्पैक्ट में एक नोजल होती है, और उस नोजल से क्या होता है, इंक निकलता है, और वो इंक बबल्स प्रोड्यूस होकर वो प्रिंटिंग होता है। दूसरे होता है वो होते हैं करेक्टर्स। तो इसके अगर मैं एग्जांपल दूंगी ना आपको नॉन इम्पैक्ट के, तो इम्पैक्ट प्रिंटिंग योर डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील, और नॉन इम्पैक्ट इज योर इंकजेट एंड द लेजर प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। अब क्या होता है, करेक्टर्स आते हैं। बिटमैप होता है, बिटमैप यानी कि जो इमेजेस जो फॉर्म होती है वो ग्रुप्स के या डॉट से फॉर्म होती है, और करेक्टर बेस में जो इमेजेस फॉर्म होती है वो लाइंस और कॉलम्स के उसमें फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लॉटर। अब प्रिंटर और प्लॉटर में क्या अंतर होता है, प्रिंटर क्या करता है, छोटे छोटे पेजेस को प्रिंट करना है या फिर है ना कोई इमेज प्रिंट करनी है वो सब प्रिंट कर देगा। पर हम लोग देखते हैं इमेजेस नक्शे बनते हैं, है ना, हम हमारा घर बनाते हैं तो नक्शे बनाने जाते हैं, तो वो जो नक्शे बनाते हैं, है ना, इंक पेन से वो जो ग्राफ्स बनते हैं, चार्ट्स बनते हैं, तो उसके लिए प्लॉटर की आवश्यकता होती है, वो प्रिंटर से नहीं हो सकता। तो प्लॉटर भी क्या देती है, एक तरह का आउटपुट देती है। सो इट्स आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। दो चीज़ें होती है, एक होता है ड्रम प्लॉटर्स, एक होते हैं फ्लैट बेड। ड्रम प्लॉटर्स वो होते हैं जिनके अंदर ड्रम होता है, और वो क्या करता है, इस तरह से पेपर में है ना रोल होता जाता है, ठीक है। एक्चुअल में ये ड्रम है और यहाँ पे पेपर रखा जाता है, और ये पेपर इसके घूमता रहता है, ड्रम घूमता रहता है और पेपर को रोटेट करता रहता है और प्रिंटिंग होती रहती है। और जो फ्लैट बेड प्रिंटर्स होते हैं ना, ये जितनी भी बड़ी बड़ी जहाँ पे हम लोग जैसे फॉर्म प्रिंट करवाते हैं बड़े, या फिर ब्रोशर्स बनवाते हैं, तो उनमें फ्लैट बेड प्रिंटर्स होते हैं। यहाँ पे उनमें इंक होती है वेराइटीज़ ऑफ कलर्स की, और ये बेड पे प्रिंटिंग डालते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर की जो मशीन का देखा है ना, वो एक तरह का फ्लैट बेड प्रिंटर है। हम टीवी में कभी कभी देखते हैं न्यूज़पेपर का आर्टिकल प्रिंट होते हुए बताते, तो वो एक तरह का फ्लैट बेड है, यू कैन से दैट, है ना। तो ये सब एक तरह की क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। तो ये मॉनिटर इस तरह का दिखता है जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स दिखते हैं, प्रिंटर्स हैं, ये आपका प्रिंटर का है, ये स्पीकर्स हो गया। अब बारी आई, जब हार्डवेयर कंप्लीट हो गया तो बारी आती है सॉफ्टवेयर की, जो हम लोग केवल हमारे पीसी पे इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर अधूरा है अगर मेरे कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ ना, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम पे के मेरा कंप्यूटर केवल एक डब्बा है। अभी मैं इस मॉनिटर की बात करूं तो कुछ दिख रहा है क्या, कोई कनेक्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि CPU कनेक्ट नहीं है, कोई केबल नहीं है, तो ये डब्बा है, ये मेरे कुछ काम का नहीं है। पर जब मैं इसके अंदर OS ऑपरेटिंग सिस्टम डालती हूँ तो ही ये मेरा काम का बनता है। क्यों? क्योंकि OS से हम लोग प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब OS कितने प्रकार के होते हैं आप कभी पढ़ेंगे तो लाइनक्स होता है, उबंटू होता है, विंडोज़ होता है जो हमको पता है ना। हमारे जो पहले के नोकिया के फ़ोन आते थे उसमें विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो अभी आजकल मोबाइल फ़ोन में जो यूज़ है वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। जो आपके छोटे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनमें जो पहले छोटे मोबाइल फ़ोन आते हैं ना, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग समझने के लिए ये समझते हैं कि हमारा मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा एंड्रॉयड है, इसीलिए हम हमारा मोबाइल को चला पा रहे, वरना हम हमारे मोबाइल को नहीं चला पाते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है। आप लोगों में से कोई भी उसको देख नहीं सकता है, पर हाँ आप लोगों को पता है कि वो आपके मोबाइल में क्या है, इंस्टॉल्ड है, राइट। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू, क्या करना है। अब लेट से मेरे मोबाइल में मेरे इस लैपटॉप में मोज़रेला है, तो मोज़रेला क्लिक करूंगी
तो पता चल रहा है कि क्या करना है, वो बता रहा है कि मोज़रेला का जो फायरफॉक्स है ब्राउजर है उसको चालू करना है। तो ये है इसीलिए पता पड़ पा रहा है, ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, दैट्स वाई हो रहा है। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो नहीं होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे ना सर्च करती हूँ यूट्यूब, मेरे पास इधर यूट्यूब का सॉफ्टवेयर नहीं है, एनाकोंडा, मेरे पास एनाकोंडा का सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो कुछ चालू ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हार्डवेयर को बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना है। जैसे है ना, इसके एग्जांपल्स है सॉफ्टवेयर के, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर है। अब मैं इधर लिख रही हूँ विनवर्ड, मैंने इधर लिख दिया विनवर्ड। क्या शुरू हो गया विनवर्ड से? मेरा विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट शुरू हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि विनवर्ड टाइप होते ही उसने है ना उसको बताया कि तुम्हें विंडोज़ को ओपन करना है, चालू करो तुम तुम्हारी विंडोज़। तो उसने विंडोज़ का ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डॉक्यूमेंट चालू कर दिया, राइट। तो ये सॉफ्टवेयर है इसीलिए ये काम हो पा रहा है। और कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर का। वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आता है, RDB माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। देन आपके सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग एक्सटर्नली डालते हैं। अगर मैं मोबाइल का एग्जांपल दूं तो आप लोगों का जो एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जब आपका फ़ोन आ जाता है तो आप लोग फटाफट से व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो सबसे पहले, है ना। व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, आजकल तो डला हुआ ही आता है व्हाट्सएप या फेसबुक। तो ये जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि आपको उनके एप्लीकेशन रन करने के लिए उनको एक्सटर्नली क्या करना पड़ रहा है? बाहरी तौर पे इंस्टॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, नाउ बारी आती है डेस्कटॉप की। अब ये मेरा आपको स्क्रीन दिख रहा है, अब मैं आपको मेरी स्क्रीन दिखाती हूँ, सपोज करो। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन में आपको क्या क्या दिखेगा? इस तरह का ये एक डेस्कटॉप है, ये साइड में आइकन्स दिख रहे हैं, ये नीचे जो भी दिखता है वो क्विक लॉन्च बार है। ये देखो, ये क्विक लॉन्च बार है। तो मेरी स्क्रीन में जो क्विक लॉन्च बार है उसमें मोज़रेला है, एक एडोब रीडर का है, जूम है, इस तरह की क्विक लॉन्च बार जो इनको क्लिक करते ही सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और साइड में जो होता है वो सिस्टम ट्रे है, जिसमें आप देखिए डेट को एडिट करना आ सकता है, वॉल्यूम्स है, नेट का आ रहा है, तो ये सब चीज़ें सिस्टम ट्रे कहलाता है। डन ना। उसके बाद बारी आती है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे उपयोग में आता है? सबसे पहला तो आप देखिए, अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन में, हम लोग खुद अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं? हम लोग जूम मीटिंग का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। तो ये सब कहाँ से कर रही हूँ? तो कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ आता है? एजुकेशन फील्ड में यूज़ आता है, बिजनेस में यूज़ आता है, स्टॉक मार्केट है, हॉस्पिटल्स में यूज़ आता है, पेशेंट्स का डेटा, बैंक में आजकल तो जो भी चीज़, ATM है, ATM क्या एक तरह का कंप्यूटर ही तो है, पैसे निकालने हैं, पैसे जमा करवाने, हम ATM से डायरेक्टली जमा करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज में कोई भी चीज़ होती है, आप लोग फॉर्म वगैरह भरते हो गवर्नमेंट के, सब कुछ कैसे करते हो? आप कंप्यूटर से करते हो। मार्केटिंग में काम आता है, स्टूडेंट्स हैं, होम है, सब जगह हम लोग कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। अब कंप्यूटर का उपयोग तो कर रहे हैं, पर कंप्यूटर दिखता कैसा है? क्या आर्किटेक्चर? मैंने बोला कि वो CPU है, अभी मैंने आपको दिखाया था ये CPU, ये दिखाया था अभी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पर इसके अंदर है क्या? इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ये कैसे डेटा को प्रोसेस करता है? हमने बोला कि डेटा आ गया, लेट्स से ये डेटा है, हमने कंप्यूटर को डेटा दे दिया, डेटा देने के बाद उसने आउटपुट भी दे दिया। डन। अब क्या हुआ कि इनके बीच में क्या हुआ? तो बीच में क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। जब वो प्रोसेस पूरा हुआ तब जाके प्रोसेस से क्या निकला? आउटपुट निकला, इंफॉर्मेशन निकली। तो ये सब जो पूरा काम हो रहा है ये कौन कर पा रहा है? ये पूरा काम हमारे पास कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ऐसा बना हुआ है जिसके कारण ये पूरा काम हो पा रहा है। और वो किसके अंदर हो रहा है? CPU के अंदर। ये जो मॉनिटर एंड ये सब चीज़ें केवल आपको लुभाने की चीज़ें जो दिख रही हैं आउटर वर्ल्ड में, पर जो मेजर पूरा काम करता है, अगर मैं स्टार मार्क करूँगी कंप्यूटर के साथ, तो वो होता है CPU। दैट्स वाई हमने जब शुरू में पढ़ा था तो हमने बोला था कि कंसोल जो है वो हार्ट है कंप्यूटर का, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का हृदय है। आज अगर हमारे पास हार्ट बंद हो जाता है, हम लोग मर जाते हैं, किडनी रिप्लेसमेंट हो जाता है, एक किडनी पे काम कर लोगे, लिवर होता है, लिवर में भी है ना रीजनरेशन हो जाता है, पर हार्ट में पेस मेकर लगा तो देते हैं, पर अगर एक बार हार्ट बंद हुआ आप रिवाइव नहीं कर पाते। सेम CPU बंद हो गया, कंप्यूटर चालू नहीं हो पाएगा। तो CPU क्या होता है?
तो CPU क्या होता है? CPU इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर क्या होती है, दो डिवाइड CPU के होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है CU। ALU वो होता है जहाँ पे पूरा लॉजिकल फंक्शन होता है, और CU वो होता है जो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे बार बार है ना मार्कर, ये पेन लिया मैंने, और पेन लेने के बाद मैंने यहाँ पे है ना कुछ भी लिखती जा रही हूँ, रिया लिख दिया मैंने, मेरा नाम ही लिख दिया, तो क्या हो रहा है बेसिकली, अभी ये केवल कंट्रोल है, ये मेरा पेन है, मेरा पेन कैसे चल रहा है, वो कंट्रोल यूनिट उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और आपको आउटपुट दिख रहा है। पर अगर मैंने यहाँ पे ना कैलकुलेटर ओपन करा, राइट, और कैलकुलेटर पे मैंने लिखा 2 + 3, और इसने मेरे को आउटपुट दे दिया 5, तो ये जो आउटपुट आया, ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ने इसको कंप्यूट करा, आंसर निकाला, फिर ये आउटपुट क्या आया, 5 आया। तो जब भी कोई लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए आपके, है ना, फिर आपके रिलेशनल ऑपरेशन हो गए, कंपेयर करने के हो गए, तो ये सब जो चीज़ें होती है वो ALU करता है, और जो चीज़ हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता है ना, वो चीज़ कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। अब जब मैं ये सब काम कर रही हूँ, तो ये कहाँ पे काम हो रहा है, तो उसकी मेमोरी यूनिट होती है। हमारे पास रैम, रोम और कैश मेमोरी होती है। जब अब ये 3 मेमोरी में क्या होता है, पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो इंटरनल स्टोरेज, यानी ये लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो बाहर अवेलेबल होती है, जैसे आप हार्ड डिस्क होती है, आपकी पेन ड्राइव होती है, ये सब क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। जैसे मैं सेकेंडरी मेमोरी का आपको एग्जांपल देती हूँ, ये आपका हार्ड डिस्क है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, इसके अंदर डेटा स्टोर है, पर ये मेरे कंप्यूटर के अंदर अटैच नहीं है, ये बाहर है। पेन ड्राइव इज अ सेकेंडरी मेमोरी, डेटा स्टोर है पर कंप्यूटर के अंदर नहीं है। तो ये चीज़ें क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाता है, जो एक्सटर्नली बाहरी तौर पे स्टोरेज देती है। दूसरा होता है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल में एक्सटर्नल मेमोरी और भी होती है आपकी, जैसे CD होती है ना, DVD होती है। CD आपकी 2 तरह की, आजकल हम CD यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, अभी DVD यूज़ होता है। CD पहले 2 तरह के होते थे, एक तो होती कॉम्पैक्ट डिस्क, रीडेबल ओनली, एंड अनदर वन इज रीडेबल एंड राइटेबल, जहाँ पे आप रीड भी कर सकते हो, फिर से राइट भी कर सकते हो। फ्लॉपी डिस्क भी अभी यूज़ नहीं आता है, पहले के ज़माने में यूज़ आता था, ठीक है। देन आपका प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी, जो आपके कंप्यूटर के अंदर होती है। प्राइमरी मेमोरी 2 होती है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। अब रैम क्या होता है, रैम इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज़ अ रीड ओनली मेमोरी। अब मैं जब भी कुछ मैंने एक विनवर्ड लिखा, और मैंने मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज़ खोल दिया, जब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, ठीक है, तो ये जो भी चीज़ मैं लिख रही हूँ, तो मेरी अभी जो मेमोरी यूज आ रही है, दिस इज रैम, यूजिंग माय रैम। ये मेरा क्या यूज कर रहा है, रैम यूज कर रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज कर रहा है। तो जब भी हम लोग कभी कोई वर्क करते हैं, तो हम हमेशा कंप्यूटर का क्या यूज करते हैं, रैम की मेमोरी यूज करते हैं। जब मैं इसको सेव हो जाऊंगी, सपोज करो जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे सेव पड़े हैं, जैसे इस फोल्डर में मेरा ये एक बेसिक कंप्यूटर सेव पड़ा है, राइट। तो ये जो मेरे सेव डॉक्यूमेंट होता है, ये मेरा रोम के अंदर प्रेजेंट है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। इसको मैं केवल रीड कर सकती हूँ, पर अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँगी तो ये हमेशा किस में एंटर होएगा, रैम के अंदर। तो रैम इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज़ अ रीड ओनली मेमोरी। रैम में अब सपोज करो मैंने ना कुछ, अभी जो मैंने विनवर्ड खोला था ना, मैंने उसको बंद कर दिया बिना सेव करे, अब मैं फिर से ओपन करूँगी ना तो वो लॉस्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको जब तक आप वो सेव नहीं करोगे, वो सेव नहीं होता है, इट्स अ वॉलेटाइल, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये नॉन वॉलेटाइल, ये क्या रहता है, सेव रहता है, ठीक है। जो रोम होती है वो होती है पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम। पी रोम इज़ अ प्रोग्रामेबल रोम, इसको हम लोग फ्यूज करके प्रोग्राम कर सकते हैं। EPROM इज इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल, एज वेल एज इसको हम लोग इरेज भी कर सकते हैं डेटा को। और EEPROM जो होती है वो इरेज भी हो सकती है और ये इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं और डेटा को इरेज कर सकते हैं। कैसे? हाई वोल्टेज इस पर सप्लाई होगा तो डेटा इरेज हो जाएगा और फिर से हम लोग नया डेटा लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ बात आती है कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी की। वर्चुअल मेमोरी एज सच कुछ भी नहीं होता, इट्स अ इमेजिनरी मेमोरी। आपको लगता है मेमोरी है पर इन एक्चुअल मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। वो आपकी जो रैम होती है उसी से थोड़ा सा हिस्सा यूज़ कर लेती है।
अब कैश मेमोरी क्या होता है, आप कभी कभी गूगल यूज़ करते हो तो उसमें बोलते हैं कि डेटा इज लोडिंग फ्रॉम द कैश ओनली। तो क्या होता है कि जो कुछ अभी मैंने इंस्ट्रक्शन पास करे हैं उसमें आपने देखा होगा कभी कभी हमारी लाइटें चली जाती हैं, तो इधर साइड में एक्सेल जब ओपन करते हैं तो साइड में इस तरह से आता है कि आप इसको रीस्टोर करना चाहते हो कि नहीं, तो वो आपके कैश में स्टोर होता है, ठीक है। तो इट्स ए टेम्पररी मेमोरी जो थोड़ी देर के लिए स्टोरेज में आती है। डन। तो ये आपका पूरा मेमोरी हो गई कंप्यूटर की। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इट्स वेरी सिंपल। पहले आपका था एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कौन से कंप्यूटर होते हैं, जो आपने देखा होगा आपकी घड़ी जो होती है जो मतलब, तो दिस इज अ एनालॉग कंप्यूटर। टेम्परेचर नापते हैं, प्रेशर नापते हैं, वो अपन जो मरकरी टेम्परेचर नापते थे ना, स्पीडोमीटर है, वो सब एक तरह का एनालॉग होता है। डिजिटल जो आपकी आजकल डिजिटल वॉचेज नहीं आई हैं, टाइटन वगैरह की आई हैं, फास्ट ट्रैक की आई हैं, तो वो एक तरह के डिजिटल कंप्यूटर्स हो गए। और हाइब्रिड जिसमें एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है। जैसे पैसेंजर फ्लाइट में जब अपन जाते हैं तो जो पैसेंजर की डिटेल्स रीड होती हैं वो एक तरह का हाइब्रिड है, उसमें एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है, ठीक है। अब क्या होता है डिजिटल, उसके बाद आपके होते हैं स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस जो एक पर्टिकुलर कार्य के लिए होते हैं, जैसे आपके है ना इरिगेशन में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं तो वो पर्टिकुलरली इरिगेशन के लिए ही बने होते हैं। इसके बाद जो होता है वो होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो आपके सभी तरह के काम करने के कार्य में आता है ना। जैसे आपका अगर मैं जनरल पर्पस कंप्यूटर का एग्जांपल लूँगी तो आप देखिए आपके सुपर कंप्यूटर्स जो हैं, तो सुपर कंप्यूटर्स क्या करते हैं, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जो आप लोग जानते हो ना कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स, ये दो चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मिनी कंप्यूटर्स होते हैं टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड यानी उनको एक पर्टिकुलर काम दे दिया जाता है, वो उन्हीं पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे डेटा प्रोसेसर करना, डेटा को वो एक ही काम करेंगे कि डेटा जो दिया जाएगा उसको प्रोसेस करते रहेंगे। और माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे जैसे कॉलेजेस वगैरह में जो यूज़ होते हैं, है ना, तो वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, तो हर कोई उनको माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज़ करता है। अगर मैं इधर मिनी की बात करूँ ना, मिनी कंप्यूटर्स, तो लेट्स से अमेज़न का सर्वर है, तो अमेज़न का सर्वर मिनी कंप्यूटर यूज़ कर रहा है ना। फेसबुक का सर्वर है, तो वो लोग सब चीज़ें ये लोग यूज़ करते रहते हैं, मिनी कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। देन आफ्टर दैट अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। ये तो हमने पढ़ लिया कि कंप्यूटर किस तरह के होते हैं, क्या क्या काम में आते हैं, तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो कहाँ पे काम में आता है ना। ये चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि हमको कहाँ ज़रूरत पड़ती है ना। बीएससी सीएस और बीटेक, अब आपने ये तो पढ़ लिया कंप्यूटर क्या होता है, बट अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको सीएस और बीटेक दैट इज़ टेक्निकल में और इसमें क्या अंतर है। तो लेट्स से अगर मैं ना आपको अंतर का बारे में बताऊंगी, तो बीएससी सीएस कंप्यूटर साइंस से अगर बीएससी करो और या फिर आप बीटेक करो तो डिग्री वाइज कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। पर जो मेजर अंतर आता है कि वो आता है आपके प्राइस वाइज। अगर मेरे को बीटेक करनी है और मैं किसी अच्छे कॉलेज से कर रही हूँ, अगर मैंने आईआईटी के कॉलेजेस से करा, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, गो विद बीटेक, दैट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। वो एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स है, आपको उधर सेलेक्ट जाना चाहिए, वो आपका पैसा बहुत होएगा। पर अगर मैं किसी ऐसे ही कॉलेज से बीटेक कर रही हूँ, राइट, एंड मैं उसमें पैसा दे रही हूँ, बीटेक का जो मिनिमम फीस की मैं बात करूँ दैट इज़ 70,000 होता है, डन। और बीएससी की मेजरली फीस मैं लेट्स से कॉलेज की बात करती हूँ, इट्स 21,000। तो किसी ऐसे कॉलेज से बीटेक करके इतना पैसा वेस्ट करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया, हाँ, क्योंकि वो कोई मेजर डिफरेंस नहीं होगा। बस एक डिफरेंस है कि जो बीटेक होता है, हम यहाँ पे बीटेक की बात करेंगे और हम यहाँ पे बीएससी की बात करेंगे, दैट इज़ बैचलर्स इन साइंस। इसके अलावा भी होता है बीसीए भी होता है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब क्या होता है, बीटेक एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, और बीएससी एक तरह का ट्रेडिशनल कोर्स है जो चलता आ रहा है ना।
अब प्रोफेशनल कोर्स से इंसान क्या सीखता है? देखो, प्रोफेशनल कोर्स में आप जाओगे तो आईटी कंपनीज होती हैं जहाँ पे आप बीटेक वालों की ज़रूरत होती है, वो उसको हायर करती है एंड द सैलरी विल बी 4 to 5 लाख पर एनम शुरुआती सैलरी होती है। पर हाँ, ये आपके नॉलेज पे भी डिपेंड करती है। हियर इट्स ए स्टार मार्क कि आप क्या लर्न करके आए हो। आईटीएंस की सैलरी इससे भी ज़्यादा होती है। ट्रेडिशनल कोर्स में सैलरी विल बी सेम, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा सैलरी वाइज। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी। तो वो आप सीख सकते हो, दैट्स नॉट अ मेजर डील। अगर प्रोफेशनल कोर्स भी जाओगे तो लैंग्वेजेस कोई आपको है ना सिखाएंगे नहीं। केवल अभी प्रोफेशनल कोर्स में जो अगर आप आईआईटी से करते हो तो वहाँ पे तो कई लैंग्वेजेस चल रही हैं, जैसे जावा होता है, पाइथन होती हैं, स्काला है, ये सब सिखाई जा रही हैं। पर अगर यही चीज़ आप किसी लोकल यूनिवर्सिटी से कर लेते हो तो वो ये सब नहीं सिखाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे भी सीखनी है और यहाँ पे भी सीखनी है, दोनों जगह। अगर मेरे को इंडस्ट्री में काम करना है, इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप बीएससी करो या बीटेक करो, कोई अंतर नहीं है डिग्री वाइज में, ठीक है। देन उसके बाद आ रही है प्राइस में अंतर है, फीस का अंतर है केवल अभी तक, ठीक है। उसके बाद जो बारी आती है, बीएससी वाला बंदा आप एजुकेशन सेक्टर में जा सकता है। एजुकेशन सेक्टर यानी पढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि आप बीएससी करने के बाद बीएड जो होती है वो कर सकते हो, ठीक है। पर बीटेक करने के बाद आप बीएड नहीं कर सकते हो। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आप देखिए फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, 6 से क्या आ गया है, कंप्यूटर आ गया है ना। अब ये कंप्यूटर को पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाने के लिए क्या चाहिए होंगे, टीचर्स चाहिए होंगे। अब वो टीचर्स कहाँ से आएंगे? तो जो टीचर्स यहाँ पे बीएससी करे हुए हैं वो पढ़ाएंगे, क्योंकि ये लोग बीएड कर सकते हैं, ये लोग बीएड नहीं कर सकते, राइट। तो अभी तक का जो अंतर है उसमें मेन अंतर जो आया एजुकेशन के रिलेटेड आया कि जो एजुकेशन है वो नहीं होती। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो बीटेक में प्रोफेशनल वी हैव डिस्कस इन, या वन मोर थिंग, जो बीएससी के स्टूडेंट होते हैं वो सपोर्ट में काम कर सकते हैं। अब सपोर्ट में क्या काम होता है? देखो, बीएससी के स्टूडेंट डेवलपर तो बन ही सकते हैं, डेवलपर यानी अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो लोग, पर साथ साथ में वो सपोर्ट में भी काम कर सकते हैं। सपोर्ट कैसा? अब सॉफ्टवेयर बनना ही सब कुछ नहीं होता है, सॉफ्टवेयर जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है वहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद वो करेक्ट तरीके से काम भी करना चाहिए। वो काम करने के लिए इस तरह के लोग होते हैं जो सपोर्ट में काम करते हैं। तो ये पूरा एक डिफरेंस है। तो मेजरली इज नो डिफरेंस, द ओनली इन द फेवर, बीएससी के फेवर में ये 2 पॉइंट है कि फीस कम होती है और बीएड करने के बाद वो एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, पर बीटेक वाले नहीं जा सकते। नेक्स्ट टू इट हम बात करते हैं, अभी मैंने बोला कि दोनों में आपको लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस सीख लेते हो ना, तो उसके बाद जो आपका सैलरी होता है वो हाइक पे आ जाता है। और वो क्या होता है, देखो अगर आप बीटेक करोगे, बीटेक करने के बाद आप 70,000 फीस दे रहे हो तो भी आपको सैलरी हाइक तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं सीखते। बट अगर आप बीएससी करते हो, बीएससी कितने में हो गई आपकी बीएससी? आपकी बीएससी हुई 21,000 की पर ईयर की फीस है, वो 70,000 पर ईयर है, 21,000 आपकी पैसे बच रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डिफरेंट कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो और उनका सर्टिफिकेशन ले सकते हो। जैसे ओसीए होता है, ओसीए क्या होता है? ओसीए इज ओरेकल सर्टिफाइड जावा डेवलपर। अगर आपके पास इस ओसीए का सर्टिफिकेशन होगा तो कोई भी आपको जॉब लेने से नहीं रोक सकता। इट्स अराउंड 10,000 इसका सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, 10,000, जिसमें ये लोग आपको स्टडी मटेरियल भी पूरा देते हैं। सो अगेन आप देखिए, डन। नेक्स्ट होता है आपका हॉटनवर्क्स का सर्टिफिकेशन होता है। हॉटनवर्क्स और क्लाउडेरा, इन दोनों में से दोनों का सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, दोनों में से कोई भी एक का सर्टिफिकेशन करो। ये जो सर्टिफिकेशन होता है ये होता है बिग डेटा एंड हडूप के लिए। ये आपको आ गया, अगेन इंडस्ट्री में आपकी डिमांड बढ़ गई। एक सर्टिफिकेशन होता है डेटा साइंस का, आईबीएम करवाता है।
आज की तारीख में अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, इसका कोर्स है 20,000, ये कहीं पे भी अगर आप सोचते हो कि बीटेक में ये सब सर्टिफिकेशंस होते तो नहीं होते। बीटेक वालों को भी एक्सटर्नली करने पड़ते हैं और बीएससी वालों को भी एक्सटर्नली करने पड़ते हैं। तो आईबीएम का अगर आप सर्टिफिकेशन डेटा साइंस का ले ले तो इट्स कॉस्ट अराउंड 20,000 का कॉस्ट है इस सर्टिफिकेशन का, पर इसकी सैलरी इंडस्ट्री में मार्केट में बहुत ज़्यादा है एंड यू कैन सर्च ऑन दैट। आप इस पर सर्च करिएगा कि इसकी सैलरी क्या है, राइट। तो ये वाले आप कोर्सेज अगर एक्स्ट्रा कर लेते हो आफ्टर बीएससी तो आपका ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता है। दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड, अभी की तारीख में जो लेटेस्ट चल रहा है वो ये चल रहा है, ठीक है। अभी C++ लैंग्वेजेस जो है वो OS डिज़ाइन करने में काम आ रही है। अगर आप उसमें जाते हो तो आप श्योरली गो विद दोज सर्टिफिकेशंस, बट अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो दीज आर द सर्टिफिकेशंस। दैट्स इट।